हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और इस वीडियो में आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है हिंदी का उसको, जिसके लिए करने के लिए समय दिया जाता है 1 घंटे का। और इसमें पूर्णांक जो होता है वो 25 अंकों का होता है, जिसमें से 12 अंक लाने ज़रूरी होते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरू में दिए होते हैं इसमें 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो देखते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि मूल स्वर हैं, तो मूल स्वर जो होते हैं वो हमारे 4 होते हैं। ए, ई, ऊ और ऋषि जो यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे मूल स्वर हैं। सो जो ऑप्शन सेकंड है वो इसमें राइट है। उसके बाद दिया गया है कि किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। अर्धस्वर किन को बोलते हैं हम? इनको बोलने से जो हवा स्वर की भांति बीच से निकल जाती है उनको बोलते हैं हम मूल, उनको अर्धस्वर बोलते हैं। ठीक है, तो इनमें अर्धस्वर कौन से हैं? ये और वे अर्धस्वर हैं। आप इनको बोल के देखिए। उसके बाद दिया गया है कि निम्न अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण किन्हें बोलते हैं हम? जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उनको महाप्राण बोलते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा आप बोल के देखिए किनके, मतलब किस अक्षर के उच्चारण में हवा सबसे ज़्यादा निकल रही है, श्वास सबसे ज़्यादा निकल रही है। जो है अक्षर है वो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन थर्ड, वो महाप्राण है। उसके बाद दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। इनमें शुद्ध शब्द है वानर। जंगम का विलोम शब्द है। जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। सो ऑप्शन सेकंड इज राइट। ये इसके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके अति लघु या वेरी शॉर्ट के जो दिए गए हैं वो दिए होते हैं यहाँ पर। इसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, वो भी 1-1 नंबर के होते हैं। इनको सोल्व करने वाले हैं, आप इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। फर्स्ट दिया गया है अति लघु में कि स्वराघात किसे कहते हैं। आंसर है कि बोलते समय किसी शब्द के किसी अक्षर को या किसी शब्द समूह के किसी शब्द के उच्चारण को जो विशेष बल दिया जाता है उसे स्वराघात कहते हैं। यानी किसी शब्द के उच्चारण में किसी अक्षर को बोलने में जो उस पर विशेष बल दिया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? स्वराघात। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर कि पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में पार्श्व से ध्वनि का आगमन होता है उनको हम बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन, जैसे कि क, ख, ग, घ, ट और यहाँ पर ठे, डे, ढे, ते, थे, दे और ध जो हैं वो क्या है? पार्श्विक वर्ण है हमारे। उसके बाद दिया गया है कि लिपि को परिभाषित कीजिए। लिपि को परिभाषित करने के लिए हम देखते हैं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अर्थात मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया गया है आर्य एवं उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। तो आर्य जैसे कि कोई कुशल एकदम, तो उसके लिए अनार्य होगा विलोम शब्द। और उन्नति, उन्नति यानी कि कोई भी मतलब आपकी उन्नति हो रही है। ठीक है। उसके बाद इसका विलोम शब्द क्या होगा? अवनति। नेक्स्ट पूछा गया है कि कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। कारक किसको बोलते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं और क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे कि पेड़ पर फल लगते हैं, उसी प्रकार क्या है कारक और जो विभक्तियाँ हैं वो भी संबंधित होती हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जो निम्न प्रकार है। यहाँ पर हमने पूछा गया ना कि अपादान कारक का चिन्ह लिखिए, तो हम देख लेते हैं कि उसका कौन सा नंबर है। ये क्रम से है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, जो ये क्या है 5वें नंबर पर है। संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ये हमारे 8 कारक होते हैं। इसका जो यहाँ पर दिया गया है कि अपादान कारक का चिन्ह बताइए, तो ये इसकी क्रम संख्या तो 5 है। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से या अलग होना, जिससे क्या है अलगाव हो, अलगाव प्रदर्शित हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अपादान कारक। नेक्स्ट पूछा गया है कि अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है। भाषा में अशुद्ध उच्चारण के निम्न कारण हैं, जैसे भाषा के उच्चारण में स्थानीय एवं भौगोलिक प्रभाव होता है। किसी भी व्यक्ति की भाषा पर उसके स्थान जहाँ पर वो रहता है और भौगोलिक प्रभाव का भी क्या होता है?
प्रभाव पड़ता है। हिंदी भाषा क्षेत्रों में उच्चारण में अधिक अंतर है, यहाँ तक कि समझना भी कठिन होता है। पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का उच्चारण मैदान के क्षेत्रों के उच्चारण से अलग होता है। जैसे कि भारत की विशेषता भी है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बदले वाणी। तो इसी प्रकार है। उसके बाद दिया गया है यहाँ पर कि यदि शिक्षक का उच्चारण शुद्ध नहीं होता है तब बालक भी उसका अनुसरण करते हैं और उच्चारण अशुद्ध होता है। यानी अगर शिक्षक के द्वारा है तो बच्चे सीखते हैं, उसका कोई उच्चारण गलत है तो बच्चे भी गलत सीख जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि बालक के वाचन के दोष या उसकी असमर्थता भी अशुद्ध उच्चारण का कारण होती है। हकलाने के कारण शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते। उसके बाद दिए होते हैं यहाँ पर 7 जो अति लघु तो हम कर चुके हैं, वो 6 होते हैं। और उसके बाद 7 लघु के दिए होते हैं जो 2-2 अंकों के होते हैं। इनको भी आप ध्यान से देख लीजिए, इनको सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लघु का फर्स्ट पूछा गया है कि अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अयोगवाह अनुस्वर और विसर्ग को कहते हैं क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं। जैसे कि अ और अंग होते हैं, यह 2 अयोगवाह हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है। उसके बाद पूछा गया है कि पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। पेस्टोलॉजी में क्या होता है कि इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बड़ा अक्षर है तो उसको विभाजित कर लिया जाता है छोटे अक्षरों में। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना की जाती है। पहले ऐसे ही तो सिखाया जाता है, हमें आ से अनार सिखाया जाता है, फिर उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द और फिर मात्रा वाले। तो उसी प्रकार ये पेस्टोलॉजी की विधि है कि सरल से जटिल की ओर। उनको पहले वे ही वर्ण सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल हो जाते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट पूछा गया है कि शिरोरेखा किसे कहते हैं, सो उदाहरण समझाइए। वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेखा कहते हैं। वर्णों पर शिरोरेखा का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। शिरोरेखा की लंबाई पूर्ण वर्ण के दोनों ओर वर्ण की चौड़ाई की 1/3 निकली होनी चाहिए। यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने क्या है कि उनकी जो शिरोरेखा बंधी हुई है। यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि वो आधे बिल्कुल यहाँ से कर देते हैं, ये फिर करते ही नहीं है। वर्ण बाएं से दाहिनी की ओर लिखे जाते हैं और वर्ण पर शिरोरेखा लगाने के बाद मात्रा लगानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान लिखिए। किस वर्ण का उच्चारण स्थान किस से होता है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं ए, आ, के, खे, गे, घे और न, इसका जो उच्चारण है ये किससे होता है, कंठ से। और जो यहाँ पर दिए गए हैं ई और चे, छे, जे, ठीक है, और झे, न, ये, से, ये किससे होता है इनका उच्चारण स्थान, तालु से। और यहाँ पर दिए गए जो रे, ऋषि, टे, ठे, डे, ढे, ने, रे, वे और से जो है उसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। उसके बाद दिए गए हैं रे, ते, थे, दे, धे, ने, ले और से, इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। उसके बाद जो दिए गए यहाँ पर ऊ, पे, फे, बे, भे और में, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और जो यहाँ पर दिए गए हैं ए और ए, उसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु होते हैं, जबकि ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होते हैं। और व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होते हैं, जबकि अनुस्वर जो ए और अंग होते हैं उनका उच्चारण स्थान नासिका के द्वारा होता है। और जो यहाँ पर दिए गए हैं ले, डे और अणे, ने, में और गे, यानी इसका भी वर्णों के उच्चारण के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पूछा गया कि लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है कि हम कोई बात किसी को लिखकर बता रहे हैं ना, तो लिखित अभिव्यक्ति के सिद्धांत हमारे लिए अपने विचारों को इस तरह से संप्रेषित करना आसान बनाते हैं जिससे वे समझने योग्य और आकर्षक बनते हैं। कविता किसी व्यक्ति की भावनाओं, महत्वाकांक्षाओं या विचारों पर लिखित अभिव्यक्ति है।
किसी को अपनी बात को हम मौखिक तरीके से बताएं वो अलग है, लेकिन लिखित अभिव्यक्ति में क्या है, हम लिखकर उसको अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। नेक्स्ट पूछा गया है कि वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो जो ए, आ, ओ और औ, एह, अंग, थे, ध, भे को ध्यान से देखें तो क्या आप देख रहे होंगे, तो इनके जो सिरे होते हैं वो आधे बंधे होते हैं, सभी वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। अगर आपने बुक में भी लिखा हुआ देखा होगा तो उसमें क्या होता है, इनके सिरे खुले होते हैं। जैसे थे के ऊपर पूरी लकीर खींचने से ये है ये, तथा ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घ के समान बन जाता है। खे को रे वे लिखा जाता है, जो कि वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। इसलिए ख में निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि ध, थ, भ ऊपर से खुला तथा घ, ये, मैं ऊपर से बंद लिखे जाते हैं। और जो यहाँ पर दिया गया है कि 6 को गोलाई में लिखना चाहिए, नहीं तो 6 जो है वो अंक की 6 जैसा प्रतीत होता है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लघु का दिया गया है कि वाचन किसे कहते हैं एवं उनके प्रकार लिखिए। सो वाचन क्या होता है, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक एवं दूसरा लिखित। मौखिक भाषा को बोला जाता है, किंतु लिखित भाषा को तो वाचन या पढ़ना ही होता है। तो लिखित भाषा को देखकर बोलना ही क्या कहलाता है, वाचन कहलाता है। और वाचन के प्रकार पूछे गए हैं तो वाचन के जो मुख्य प्रकार हैं वो 2 होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन यानी कि स्वर के साथ वाचन, और एक होता है मौन वाचन यानी मौन रूप से पढ़ना किसी को। और इनके भी यहाँ पर इनको भी पार्टों में डिवाइड किया गया है। सस्वर वाचन के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। और अनुकरण को फिर 2 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत वाचन और समवेत वाचन, क्योंकि इनके सिर्फ प्रकार ही पूछे गए हैं यहाँ पर, इसलिए हम प्रकार ही लिखेंगे। और मौन वाचन को भी 2 भागों में बांटा गया है यहाँ पर, द्रुत वाचन एवं गंभीर वाचन। सो ये था हमारा प्रथम सेमेस्टर जो हिंदी का है, DLED या BTC का, उसका क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आगे भी आप और पेपरों के सॉल्यूशन करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।